जिस दिन अमेरिका का सपोर्ट हटा इजराइल के ऊपर से, उस दिन आप मान लो गेम ओवर फॉर इजराइल। अब लॉबी तो छोड़ो, अब मामला इतना ज्यादा बाहर निकल चुका है कि अब इजरायली गवर्नमेंट डायरेक्टली इन्वॉल्व है पीआर बैटल जीतने के लिए। ये हारेट्स ही रिपोर्ट कर रहा है, इजरायली मीडिया ही रिपोर्ट कर रही है कि मैन पावर शॉर्टेज इतनी है कि अब तो ट्रेनिंग भी नहीं दे रहे पूरी। मतलब यूक्रेन टाइप के हाल हो गए क्या? तो भाई हिजबुल्ला को नहीं हरा पाए आप, हमास को नहीं हरा पाए, दोनों जगह आपको सीज फायर करना पड़ा, तो आप जाके ईरान से पंगा लोगे क्या फिर से? तो लास्ट पार्ट में हमने आपको बताया था कि इजराइल कैसे डिस्पाइट अ सीज फायर जेनोसाइड कंटिन्यू कर रहा है, जो उसकी ऑक्यूपेशन है उसको और स्ट्रॉन्ग करते जा रहा है। तो अनफॉर्चुनेटली वो काफी बुरी न्यूज थी। बट साथ में हमने आपको ये भी बताया था कि इजराइल एक्चुअली बहुत सारी प्रॉब्लम्स के साथ घिरा भी हुआ है। आज उन्हीं को डिस्कस करेंगे। 2 साल गाजा में जेनोसाइड करने के बाद भी ये हमास को नहीं खत्म कर पाए। हमास आज भी एग्जिस्ट करता है। अगर आप परसेप्शन वाइज देखो तो आईडीएफ के पास क्या क्या नहीं है। हाईली एडवांस्ड वेपन्स हैं, वर्ल्ड की बिगेस्ट आर्मी, वर्ल्ड की बिगेस्ट मिलिट्री का पूरा सपोर्ट है, ठीक है, बट फिर भी हमास को नहीं खत्म कर पाए वो। हमास जो कि गाजा के छोटे से एरिया में एक मिलिशिया है, एंड गाजा को भी किसने ऑक्यूपाई कर रखा है? इजराइल ने। वहां पे क्या अंदर जाता है, क्या बाहर आता है, वो सब आप कंट्रोल करते हो, फिर भी उनको खत्म नहीं कर पाए। ये वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम है इजराइल के लिए। पर एक्चुअली प्रॉब्लम ये हो रही है कि जितना ज्यादा जेनोसाइड कर रहे हैं वहां पे, जितना ज्यादा सिविलियंस को मार रहे हैं, और ज्यादा लोग एक्चुअली हमास ज्वाइन कर रहे हैं। हमास का फुल फ्लेजेड कंट्रोल है आज के डेट में भी गाजा पर। 50,000 लोगों को गाजा की गवर्नमेंट एम्प्लॉय करती थी, वहां पे जो भी गवर्नमेंट के जॉब्स हैं उनके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव रोल में एज पुलिस। पर आज के डेट में भी हमास उन लोगों को सैलरीज पे कर रहा है अराउंड $470 अ मंथ। ये बताता है कि हमास का फुल फ्लेजेड कंट्रोल है ओवर गाजा। उनके पास पैसे भी हैं इन लोगों को सैलरीज पे करने के लिए। एंड इस पे लिखा है स्टॉक पाइल्ड कैश। मुझे लगता है ये सारा वही कैश होगा जो नेतन्याहू ने भिजवाया था यहाँ पर। तो इजराइल का ऑब्जेक्टिव क्या था? वो हमेशा बोलते रहे डिस्ट्रॉय हमास, वी विल डिस्ट्रॉय हमास। वो तो हुआ नहीं, इसका मतलब इजराइल फेल कर गया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो उनके लिए ये है। अगर आज के डेट में हमास डिसमेंटल हो चुका होता तो उनको गाजा पट्टी पर कोई भी इस टाइप की सीज फायर करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। भाई 2 साल हो गए, इट वाज इनफ ना कि आप ऑक्यूपाई कर सको पूरा गाजा। एंड छोटा सा तो पार्ट है वो, उसको भी नहीं ऑक्यूपाई कर पाए। इनकॉम्पिटेंस भी बताता है इजरायली आर्मी की कि वो एक्चुअली क्रिमिनल्स ही हैं। तो जो सीज फायर अग्रीमेंट हुआ था, जो यूनाइटेड नेशंस में भी पास हो चुका है, एक्सेप्ट कर चुके हैं वहां पे ये रेजोल्यूशन, उसमें ये बात हुई थी कि भाई एक इंटरनेशनल फोर्स डिप्लॉय होगी यहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेगी गाजा के अंदर। बट आज के डेट में ये देखते हुए कि भाई हमास ने ही कंट्रोल मेंटेन किया हुआ है गाजा के ऊपर, बहुत सारे जो कंट्रीज है वो रिकंसिडर कर रहे हैं कि भाई अपनी फोर्सेज हम भेजें या ना भेजें। ये इजराइल के लिए एक बहुत ही बड़ा सेटबैक है। तो अब ये इजरायली मीडिया ही रिपोर्ट कर रहा है कि इजराइल अब खुद जाके वहां पे गाजा में अपना कंट्रोल मेंटेन करेगा। इसका मतलब क्या हुआ? रिपोर्ट ये किया जा रहा है कि इजराइल जाएगा एंड डिसमेंटल करेगा हमास को खुद, क्योंकि बाकी लोग अग्री नहीं कर रहे। क्योंकि स्टेबलाइजेशन फोर्स आप क्यों भेजोगे, ठीक है, जब वहां पे हमास ही एकदम कंट्रोल किया हुआ है। तो इससे 2 चीजें पता चलती हैं। सबसे पहले तो इजराइल सीज फायर चाहता ही नहीं है, वो जेनोसाइड कंटिन्यू करना चाहता है। दूसरी चीज है कि उन्होंने गाजा पट्टी पर इतनी तबाही मचा दी, फिर भी वो हमास को डिसार्म नहीं कर पाए, हमास को हरा नहीं पाए। एक छोटी सी एड ब्रेक, फिर वापस आते हैं। मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं एक शानदार ऐप से, मार्केट वुल्फ। ये सेबी रजिस्टर्ड ऐप है जो इंडिया में काफी तेजी से बढ़ रही है। चलो देखते हैं इसे यूज कैसे किया जाता है। पहले आप इसमें पिन डाल के लॉग इन कर लीजिए, फिर उसके बाद फॉलो ट्रेंड पर क्लिक कीजिए। ये आपको सबसे प्रॉफिटेबल ट्रेंड्स दिखाता है जो बाजार में चल रहे हैं, और आप एक ही क्लिक में उसको फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर आप छोटे से डिपॉजिट के साथ ही ट्रेडिंग चालू कर सकते हो। वहीं दूसरी एप्स जहां पर 3 गुना पैसा लगता है इन्वेस्ट करने के लिए, इसमें इनबिल्ट स्टॉप लॉस का फीचर भी है जो आपको नुकसान होने से बचाता है। जैसे ही आपका ट्रेड एक लेवल के नुकसान तक पहुंचता है, ये ऑलरेडी उसको स्टॉप कर देता है ट्रेड को, ताकि आपका ज्यादा नुकसान ना हो। और इनका ब्रोकरेज भी इंडस्ट्री में वन ऑफ द लोएस्ट ब्रोकरेजेस है। देखिए प्रॉफिट ट्रेंड के हिसाब से मूव कर रहा था, और इस ट्रेडर ने जैसे ही स्टॉप ट्रेड क्लिक किया, ट्रेड अपने आप बंद हो गया और 1300 का प्रॉफिट बुक किया इतने कम समय में। इस पूरी फैसिलिटी को आप सिर्फ 100 रुपए के लाइफ टाइम फी में यूज कर सकते हैं। आप यहाँ सब कमोडिटीज जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस तक भी आसानी से ट्रेड कर सकते हैं, सुबह 9 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक। मार्केट वुल्फ ऐप आपको फ्री रिकमेंडेशन भी देता है। ये देखिए, लोगों ने 14 तारीख को एक ही दिन में 12,240 रुपीज का प्रॉफिट बुक किया, और जून में 70,468, जुलाई में 59,696, और फिर अक्टूबर में 58,208 रुपीज का प्रॉफिट बुक किया। और इस प्रॉफिट पे मार्केट वुल्फ का कोई भी कमीशन नहीं लगता। मार्केट वुल्फ ऐप के 2 मिलियन डाउनलोड्स ऑलरेडी हो चुके हैं, तो फिर देर किस बात की। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और पिन कमेंट में भी। तो गो एंड चेक आउट मार्केट वुल्फ नाउ। और हाँ, ये जरूर याद रखना कि ट्रेडिंग रिस्की होती है, इसलिए सोच समझकर कदम रखना और छोटे से ही चालू करना। तो भाई क्या पता चलता है कि भाई ये सब कंटिन्यू रहेगा तो भी क्या हमास को खत्म कर पाएंगे? इसके अलावा जैसे हमने आपको पिछले एपिसोड में बताया था, अब इजराइल ने लेबनान के ऊपर बहुत सारी बमबारी फिर से
से चालू कर दी है। एक लेबनीज पॉलिटिकल एनालिस्ट है यूसुफ अब्दुल नाबी, उनका ये कहना है ये अब और इंटेंसिफाई होगी, जो भी असैसिनेशंस इजराइल करना चाह रहा है वो और ज्यादा इंटेंसिफाई होगा एंड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इजराइल इन्वेड भी कर सकता है लेबनान को, क्योंकि जब तक वो वहां पे जाके इन्वेड नहीं करेंगे, वहां पे अपना कब्जा नहीं करेंगे, तब तक हिजबुल्लाह भी डिसआर्म नहीं करेगा। तो ये एक और प्रॉब्लम है उनके लिए। इसके अलावा बहुत सारी इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं। वैसे तो हमने आपको एक पूरा वीडियो बना के बताया है कि कैसे वहां पे सिविल वॉर टाइप सिचुएशन है इजराइल के अंदर, क्योंकि वहां पे दो टाइप के ज्यूज हैं, अश्कनाजी जूस एंड मिजराही जूस, एंड उनकी आपस में नहीं पड़ती। आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि आप इसका पूरा वीडियो चेकआउट करना, पर हम आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देते हैं। जो इजरायली प्रेसिडेंट है वो खुद ही बता रहा है कि बहुत सारी वायलेंस है वो हमारे स्ट्रीट्स पर आ चुकी है, वायलेंस इज स्प्रेडिंग इन आवर स्ट्रीट्स, मतलब ये आपस में एक दूसरे को ही मारने खड़े हैं। एंड ये इसके बहुत सारे इंस्टेंसेस दिख जाते हैं आपको, बहुत ज्यादा मीडिया में बाहर नहीं आ पाती ये चीज, पर एक इंस्टेंस बाहर आया था जब जो सेटलर्स हैं उन्होंने आईडीएफ को ही अटैक कर दिया था। एंड ये सेटलर्स की भी अपनी एक आर्मी है। इस आर्मी को कौन कंट्रोल करता है? वहां का होम मिनिस्टर इत्तमार बिन गवीर। इसके अलावा सोसाइटी काफी डिवाइडेड है, इनफैक्ट एकदम ही स्क्रूड अप सोसाइटी है ये। जब सोल्जर्स पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स को रेप करते हुए अपने आप को ही फिल्म करते हैं एंड वो वीडियो बाहर आ जाता है एंड बहुत सारे लोग बाहर आ जाते हैं सपोर्ट में इन लोगों के, ये आपको बताता है कोई जस्टिस सिस्टम तो वहां पे बचा ही नहीं है। एंड अगर आप क्राइम्स करना अलाउ करो ना इस टाइप के, तो वो सारी चीजें स्पिल ओवर करके आती हैं आपके सोसाइटी में। इसीलिए बहुत सारे लोग ऐसे ही नहीं कहते कि जो इजराइल है वो है रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। वहां पे पीडोफिलिया इतना ज्यादा प्रोमिनेंट है, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इतना ज्यादा प्रोमिनेंट है, वो सब हमने अपने इस वीडियो में डिस्कस किया, उसको भी जरूर चेकआउट करना। एंड ये सब जब बाहर आ जाती हैं बातें कि किस तरीके से पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स का रेप किया एंड खुद ही फिल्म कर रहे थे अपना ये इजरायली सोल्जर्स, तो वहां का जो प्राइम मिनिस्टर है नेतन्याहू, वो पता है क्या कहता है कि ये तो एक पीआर प्रॉब्लम है। मतलब वो खुद भी अभी पब्लिकली भी बोलने को नहीं तैयार कि हाँ ये असली में प्रॉब्लम है, इसके साथ हम डील करेंगे। पीआर प्रॉब्लम बता रहे हैं उसको। האירוע בשדה תימן גרם לנזק תדמיתי עצום למדינת ישראל ולצבא ההגנה לישראל, לחיילים שלנו. זה אולי הפיגוע ההסברתי הקשה ביותר שמדינת ישראל חוותה מאז הקמת. एक बहुत ही बड़ा मेजर रीजन जिससे पूरी इजरायली लॉबी, सारे इजरायलीज, खासतौर पे उनके पॉलिटिशियंस बहुत ही ज्यादा चिंतित हैं, वो ये हैं कि उनका जो फॉपो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसका सपोर्ट, मतलब जो एक्चुअल अमेरिकन हैं वो बिल्कुल भी नहीं सपोर्ट कर रहे अब इजराइल को। एंड अगर मान लो पूरा पब्लिक ओपिनियन टर्न हो जाता है अगेंस्ट इजराइल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, तो उनके जो करप्ट पॉलिटिशियंस हैं वो कब तक इस तरीके से एड भेजते रहेंगे टू इजराइल, कब तक इस तरीके से वेपन्स भेजते रहेंगे टू इजराइल। जिस दिन अमेरिका का सपोर्ट हटा इजराइल के ऊपर से, उस दिन आप मान लो गेम ओवर फॉर इजराइल। ये न्यूयॉर्क टाइम्स का ही आर्टिकल है एंड उन्होंने एंड सीएनए ने एक पोल किया है, उसमें देखते हैं क्या पता चलता है। इसमें ये बताते हैं कि जो अक्टूबर 7 से पहले जितने भी अमेरिकन थे वो काफी सिंपैथाइज करते थे इजराइल के लिए, मतलब उनकी काफी सिंपैथी थी टुवर्ड्स इजराइल। एंड एट दैट टाइम 47% ऐसे थे जो साइड करते थे विद इजराइल, 20% ऐसे थे जो साइड करते थे विद पैलेस्टीनियंस। अब जो नया पोल हुआ है रिसेंटली, उसमें 34% साइड करते हैं विद इजराइल, 35% साइड करते हैं विद पैलेस्टीनियंस एंड 31% ऐसे हैं जो अनश्योर हैं या दोनों को इक्वली बैक करते हैं। मतलब फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है आई गेस अमेरिकन हिस्ट्री में कि ज्यादातर लोग पैलेस्टीनियंस को सपोर्ट कर रहे हैं रादर देन इजराइल। इसमें यह भी बताया गया है कि जो मेजॉरिटी ऑफ अमेरिकन वोटर्स हैं वो नहीं चाहते अब कि इजराइल को और ज्यादा इकोनॉमिक एंड मिलिट्री एड दी जाए। एंड हर 10 में से 6 आदमी तो ये सोचते हैं कि इजराइल को अपना जो मिलिट्री कैंपेन है वो खत्म कर देना चाहिए। एंड 40% तो ऐसे हैं जो कहते हैं कि हाँ इजराइल इंटेंशनली सिविलियंस को मार रहा है। अब ये बहुत ही बड़ा चैलेंज हो गया है पूरी अमेरिकन लॉबी के लिए, क्योंकि उनको इजराइल के सारे एक्शंस डिफेंड करने हैं। अब इजराइल कर रहा है जेनोसाइड, तो उनको वो चीज भी डिफेंड करनी पड़ रही है जो एक्चुअली वो कर ही नहीं पा रहे हैं। इसीलिए तो इस टाइप के मूव्स कर रहे हैं एंड ओपनली आके बताते हैं कि हम ऐसा कर रहे हैं कि भाई टिकटॉक को खरीद लो। अमेरिकन जूइश लोग जो इनके जो बेसिकली प्रो इजराइल है, भारी प्रो इजराइल, इजराइल गवर्नमेंट उनको पूरा सपोर्ट करती है, वो जाके टिकटॉक खरीद लें ताकि उनका एल्गोरिदम कंट्रोल कर सकें। पर मेरा तो ये सवाल है कि जैसे लोगों के दिमाग में पूरा छप चुका है 2 साल से कि इजराइल ने किस तरीके से जेनोसाइड किया है, तो क्या वो कभी प्रो इजराइल हो सकते हैं? आप गुमराह जरूर कर सकते हो लोगों को। एंड मेरा एक्चुअली ऐसा सोचना है कि इंस्टाग्राम पे काफी हद तक जो गाजा से वीडियोस आते थे वो कम हो गए हैं।
मेरा तो एल्गोरिदम ऐसा सेट था, बहुत सारे आते थे मुझे। अब देखो, एक रीजन ये भी हो सकता है कि फुल फ्लेजेड ऑल आउट बॉम्बार्डमेंट जैसे इजराइल कर रहा था वो आज के डेट में तो नहीं कर रहा, तो इसलिए बहुत सारे वीडियोस उस टाइप के आ भी नहीं रहे। एक रीजन ये भी हो सकता है। एंड जैसे कि जॉन मियरशाइमर बताते हैं कि जो इजराइल का बिहेवियर है वो इनडिफेंसिबल है, आप कुछ भी करके उसको डिफेंड ही नहीं कर सकते, उनकी जो हरकतें हैं उसको। एंड जो आईडीएफ का एक स्पोक्स पर्सन है वो तो खुद ही बता चुका है कि सोशल मीडिया बैटल इजराइल हार रहा है। Well, I think we lost on social media. I think we lost the war on social media. Young people, some of them are in this room, not most of them, consume the media only on social media and now on AI. Orchestrated with the communities in the diaspora so we can have a huge control room. And it will get the information and will give the message. नेतन्याहू खुद जाके ये एडमिट कर चुका है कि भाई जो ऑनलाइन प्रोपेगेंडा वॉर है उसमें उनको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। एंड लोग सवाल पूछ रहे हैं, भाई इस टाइप के वीडियोस आ जाते हैं कि जो ट्रम्प की पूरी फैमिली है, जब वो जाते हैं कहीं यूनिवर्सिटी या कहीं भी कोई भी टाइप का स्पीच देने या कुछ, तो बच्चे मतलब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ऐसे सवाल पूछते हैं कि उसका कोई जवाब ही नहीं दे पाते वो। I'd like to ask about your father's relationship with Israel. He's taken over $230 million from pro-Israel groups. During the summer against Iran, even though he advised against it, Israel still attacked Iran. Israel has not been a great ally to the U.S. all the way since 1960 when they bombed the USS Liberty. Israel is a nation where Christians are constantly under attack in both Gaza and the West Bank. We talk about America first and defending Christians, but how can we do this if we align ourselves with a nation that does not do that itself? There's no question my father's had frustration. In fact, I think he's had frustration throughout the whole conflict with both sides. At the same time, make no mistake, you have a nation that will develop a nuclear weapon, and you have a nation that will use that nuclear weapon against the Western way of life. There's no question about it. In response to the nukes from Iran, Israel has nuclear weapons and is not a part of the IAEA, unlike Iran. And it's just sad to see because I've never seen the American president get treated the way he does by the Israeli government. This is a president of peace. And sometimes you have to be slightly unconventional with how you get there. You use what you have. That is certainly what he's been able to do. Peace around the world sounds pretty good to me, and that's what this president is bringing. एंड भाई ये क्लियर हो गया है वहां पे अमेरिकन पब्लिक को कि जो ट्रम्प है ना वो अमेरिका फर्स्ट प्रेसिडेंट नहीं है, वो इजराइल फर्स्ट प्रेसिडेंट है। एंड इसका सबसे बड़ा सबूत तो आपको इस चीज में दिखता है कि किस तरीके से जोरान ममदानी इलेक्ट हो गया एज मेयर ऑफ न्यूयॉर्क सिटी। इजराइल के बाहर सबसे ज्यादा जूइश पॉपुलेशन अगर किसी शहर में है तो वो न्यूयॉर्क में है। एंड जितने भी यंग लोग हैं मतलब अंडर 70% ऑफ उन लोगों ने तो इसी को वोट दिया है, ममदानी को वोट दिया है, जो है ओपनली प्रो पैलेस्टीनियन। जो इजराइल लॉबी है इंक्लूडिंग एपैक, वो एक्चुअली ममदानी को टारगेट करने लगे। वो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछवाने लगे कि आप सबसे पहले किस देश में जाओगे, वो वाले इतनी हिट हुई है वो पर्टिकुलर वीडियो। जितने भी मेयर के कैंडिडेट्स से सबसे पूछा कि आप कौन से देश जाओगे, सब बोलने लगे इजराइल इजराइल। उसने बोला मैं तो न्यूयॉर्क में ही रहूंगा। The first foreign visit by a mayor of New York is always considered significant. Where would you go first? Left to right, Ms. Adams. First visit, I would visit the Holy Land. Mr. Cuomo? Given the hostility and the anti-Semitism that has been shown in New York, I would go to Israel. Mr. Tilson, where would you go? Yeah, I'd make my 4th trip to Israel, followed by my 5th trip to Ukraine, two of our greatest allies fighting on the front lines of the global war on terror. Mr. Mamdani? I would stay in New York City. My plans are to address New Yorkers across the 5 boroughs and focus on that. एंड इनफैक्ट जोरान ममदानी के ऊपर तो उनकी जो विक्ट्री रही थी हमने पूरा एक वीडियो बनाया, उसको भी चेकआउट करना। भाई इससे बेटर तो था शांति रहते, इजराइल का कोई टॉपिक ही नहीं छेड़ते। बट ये आपको बताता है कि बहुत डेस्परेट हो चुके हैं ये लोग। एंड जब डेस्परेट होते हो ना आप, तब इस टाइप की गलतियां आप करते हो। एंड ये देखो, ये बहुत क्लियर है कि जो यंगर लोग हैं वो अगेंस्ट हैं इजराइल, दे आर नॉट प्रो कि भाई जो इजराइल जो जेनोसाइड कर रहा है अब उनको पता चल चुका है। इसके अलावा जितने भी इमिग्रेंट्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में वो भी इजराइल के अगेंस्ट हैं। एंड हु इज टू आर्ग्यू के आगे जाके लार्ज स्केल इमिग्रेशन नहीं होगा। तो जो फ्यूचर है, खास तौर पे जब हम बात करें अबाउट अमेरिकन सपोर्ट फॉर इजराइल,
वो बहुत ही डार्क लग रहा है। अब लॉबी तो छोड़ो, अब मामला इतना ज्यादा बाहर निकल चुका है कि अब इजरायली गवर्नमेंट डायरेक्टली इन्वॉल्व है पीआर बैटल जीतने के लिए। लॉबी ऑलरेडी इतना पैसा खर्च करती थी, अब इजरायली गवर्नमेंट डायरेक्टली पैसा खर्च करेगी। मतलब वो इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहे हैं बिटवीन इजराइल एंड जो ट्रम्प लिंक्ड फर्म्स हैं जो कैंपेनिंग करती हैं, जिसमें वो बहुत सारे मतलब मिलियंस ऑफ अमेरिकन्स को टारगेट करने वाले हैं जो बेसिकली चर्च गोअर्स हैं या अदरवाइज इन्फ्लुएंसर्स को हायर कर रहे हैं। ये भी न्यूज़ थी कि एक एक रील बनाने के लिए, एक एक पोस्ट डालने के लिए $7,000 दे रहे हैं, बताओ। एंड खास तौर पे ये भी कोशिश की जा रही है कि चैट जीपीटी को भी प्रो इजराइल बनाया जाए। तो अब जो इजराइल लॉबी है वो बेसिकली डेस्परेट हो चुकी है। एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है उनके लिए कि अब वो एकदम ओपनली आके बात कर रहे हैं, वो एकदम ओपनली आके अपना रोल बता रहे हैं। भाई जैसे जॉन मीरशाइमर बताते हैं कि भाई जो लॉबी का काम है वो अगर चुपचाप रह के करे और सब काम करे, वही उसका काम है। अगर आप ओपन में आ रहे हो इसका मतलब आप बहुत ज्यादा डेस्परेट हो चुके हो। तो भाई मुझे तो लगता है ये जो इजरायली पॉलिटिशियंस है ना, इन लोग को नींद नहीं आती होगी रात में, यही सोच सोच के कि अगर अमेरिकन सपोर्ट चला गया तो फिर क्या होगा। ये आज के डेट में इमीडिएटली ऐसा हो जाएगा ये तो कहना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वहां पे जो बूढ़े लोग हैं वो अभी तक नहीं जागे हैं, उन्होंने अभी तक समहाउ नहीं देखा है कि हाँ किस टाइप का जेनोसाइड चल रहा है, क्योंकि उनके दिमाग में इतना भारी प्रोपेगेंडा, प्रो इजरायली प्रोपेगेंडा दिया गया है। सेम थिंग फॉर इंडियंस, बहुत सारे इंडियंस नहीं सोच पाते कि किस टाइप का जेनोसाइड चल रहा है, पर खैर उनकी क्या बात करनी। बट फ्यूचर में जब जो आज के डेट में 30s हैं या बिलो 40 ईयर्स ऑफ एज हैं जो बेसिकली प्रो इजराइल नहीं है, जब वो ऐसे स्टेज में आएंगे कि वो एक्चुअली प्रेसिडेंट्स बने होंगे या मेजर उनका पॉलिटिकल रोल होगा, तब क्या होगा ये तो बहुत ही अनसर्टन है। पर आज के डेट में तो ऐसा नहीं लगता कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अपना सपोर्ट विड्रॉ कर लेगी टुवर्ड्स इजराइल, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। ये थोड़ा फ्यूचरिस्टिक चीज है, ये थोड़ी फ्यूचरिस्टिक चीज है, बट टाइम बहुत जल्दी निकलता है। तो इसके अलावा आईडीएफ या हमें कहना चाहिए आईओएफ, इजरायली ऑक्यूपेशन फोर्सेस, उनके पास एक मैन पावर प्रॉब्लम है। ये हारेट्स ही रिपोर्ट कर रहा है, इजरायली मीडिया ही रिपोर्ट कर रही है कि मैन पावर शॉर्टेज इतनी है कि अब तो ट्रेनिंग भी नहीं दे रहे पूरी। मतलब यूक्रेन टाइप के हाल हो गए क्या, वहां पे किसी को भी आए फ्रंट लाइंस भेज दी, ट्रेनिंग में नहीं कुछ नहीं मिल रही। यहाँ पे भी सिमिलर टाइप के हालत हैं, इतने जल्दी वो ब्रिगेड्स एंड जो आर्मी के लिए आपको मैन पावर चाहिए वो डेवलप ही नहीं कर पा रहे। एंड बात ये है ना कि आपको फोर्सेस जो है वो हर जगह डिप्लॉय भी करनी है, आपको उनको गाजा में भी डिप्लॉय करना है, आपको उनको लेबनान बॉर्डर पे भी डिप्लॉय करना है, आपको उनको सीरिया भी भेजना है, हर तरफ अटैक्स भी करने हैं, हर तरफ वॉर चालू रखनी है। एंड ये शॉर्टेज तो तब है जब ये लोग ये अज्यूम कर रहे हैं कि जो 2026 है वो फुल स्केल वॉर वाला साल होगा ही नहीं। तो इमेजिन अगर फुल स्केल वॉर होता है, जो बेसिकली इजराइल को देख के लग रहा है वो करने वाले हैं, तो फिर क्या होगा। एंड वैसे तो ये भी आपको बता दे बाय द वे कि इन लोगों ने अपना बजट पास किया था, वो ये अज्यूम करके किया था कि सीज फायर चलेगा एंड कोई वॉर नहीं होगा। तो वो भी बहुत ही शेकी ग्राउंड्स पे इनका जो फाइनेंशियल बजट है। बट खैर उसमें तो ये एक पॉइंट भी है कि अमेरिका आके एड दे के बेल आउट तो कर ही लेगा ना। अब एक और जो सबसे बड़ी चुनौती इजराइल के लिए है, जिसको वो देखते हैं एज एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट, वो ये है कि वो ईरान को जाके फिर से अटैक करना चाहते हैं। दे आर वेरी कीन के जाके ईरान पर अटैक करें, क्योंकि उनके जो ईरान को लेकर ऑब्जेक्टिव्स थे वो तो फुलफिल हुए नहीं। वो क्या चाहते हैं ईरान में, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम वो खत्म कर देना चाहते हैं। ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं है बताते हुए कि ऐसा हुआ। इनफैक्ट हमने तो काफी वीडियोस बनाए इस चीज के ऊपर, आप उसको जाके जरूर चेकआउट करना। एंड दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि ईरान को सीरिया में कन्वर्ट कर दिया जाए, बल्कनाइज कर दिया जाए, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाए, ताकि ईरान एज अ देश एग्जिस्ट ही ना करे, या एटलीस्ट उस टाइप की स्ट्रेंथ तो ना रखे जो आज के डेट में वो रखता है। तो ये इजराइल के लिए एक और बड़ी चुनौती है कि उनको जाके ईरान को भी अटैक करना है। अब भाई जब इतना फैलावा कर दोगे, छोटा सा देश है, कहाँ कहाँ पॉसिबल हो पाएगा। तो भाई हिजबुल्ला को नहीं हरा पाए आप, हमास को नहीं हरा पाए, दोनों जगह आपको सीज फायर करना पड़ा, तो आप जाके ईरान से पंगा लोगे क्या फिर से। ईरान के पास जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, एंड ये भी बताया जा रहा है कि उन्होंने इसको अपग्रेड कर लिया अपनी टेक्नोलॉजी, और एंड साथ ही साथ अपना जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको भी अपग्रेड कर लिया है। तो भाई ये बात तो क्लियर है कि दोनों देश के लिए बहुत ही महंगी पड़ेगी जंग, पर इजराइल रिलेंटलेस है। आई थिंक वो ईरान को एज एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट देखता है, खासतौर पे उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को, तो वो जाके फिर से अटैक करेगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा बहुत सारे एक्सपर्ट्स बता रहे हैं। कौन हारेगा कौन जीतेगा भाई ये तो कोई नहीं बता सकता, पर आपको ये जरूर बता सकते हैं कि पिछली बार जब वो 12 डे वॉर हुआ था तब इजराइल ही गया था अमेरिका के पास कि भाई अब सीज फायर करा दो, क्योंकि हालत बहुत ज्यादा पतली है। एंड ये भी माना जाता है कि ईरान के पास एनरिचमेंट कैपेबिलिटी अभी भी है बहुत सारी। तो भाई हमने ये तो देख लिया कि इजराइल के ऊपर बहुत बड़ी तलवार लटकी हुई है, पर सवाल ये उठता है कि अगर मान लो इजराइल के ऊपर एग्जिस्टेंशियल थ्रेट आता है तो वो कैसे रिएक्ट करेगा। इसमें मैं आपको बस दो ही चीज बोलूंगा। सबसे पहले तो ये कि एक्स सीआईए एनालिस्ट हैं जॉन किरियाकू, उन्होंने जाके एक पॉडकास्ट में बताया
कि किस वजह से अमेरिका ने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट किया, क्योंकि इजराइल ने बोल दिया था कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो हम अपने न्यूक्लियर वेपन्स यूज करेंगे। मतलब इतनी बड़ी धमकी दी उन्होंने अमेरिका को, बोला ये कि अगर आप ये कर लो नहीं तो हम अपने न्यूक्स यूज करेंगे। The reason, though, I'm told, that Donald Trump decided to bomb Iran was that the Israelis said, for the first time, if you don't bomb Iran to take out these deep bunkers, we're going to use nuclear weapons. And they had never threatened that before. And so Trump said, bombing Iran might actually save us from the start of World War III if it keeps the Israelis from using nuclear weapons. अगर इजराइल ऐसी हरकत पटकता तो वर्ल्ड वॉर 3 तो चालू हो ही जाना था। इसके अलावा एक और चीज है जिसको जरूर गूगल कर लेना, सैमसन ऑप्शन। इन शॉर्ट आपको ये बता दें कि इजराइल का बेसिकली माइंडसेट ऐसा है, ये ऐसी कौम है कि कहती है कि अगर हम डूब रहे होंगे ना तो पूरी दुनिया को ले डूबेंगे। मार्केट वुल्फ ऐप इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ रहा है और इसके 2 मिलियन प्लस डाउनलोड्स ऑलरेडी हो चुके हैं, तो आप इस ऐप के साथ अपनी ट्रेडिंग जर्नी चालू कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगी, बस क्लिक करके डाउनलोड कीजिए।